हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, मैथ के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एंड आपके मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपका पूरा मैथ जो है सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये हमारा महामैराथन वीडियो है। महामैराथन का मतलब है बहुत ही बड़ी वीडियो है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैथ में जो भी आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मैथ में आप 95% जरूर अचीव करोगे, 95/100। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करना। आपका 70 नंबर का पेपर आता है, 70 में 70 नंबर करके आओगे और ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कहो तो मैं इस रिक्वेस्ट को कहूँ, अगर आप लोग पूरा कर सकते हो तो आप इस वीडियो को अपने दो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो सबको हेल्प मिले इस वीडियो से मैथ में। ठीक है, मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो हम लोग शुरू करते हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, फिर हम लोग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं p या 2p+1 या 2p या फिर p+1। तो किसी भी आपका धनात्मक पूर्णांक यहां p है, तो p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो होता है क्या, वो होता है 2p+1। क्या होता है ऑप्शन, आपका v वाला ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, 2p+1। याद रखना, ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है क्या, HCF जो है 252 और 594 का 18। तो ज्ञात कीजिए एलसीएम। अगर HCF दिया हुआ है तो इसका एलसीएम ज्ञात करो, अगर एलसीएम दिया हुआ है तो इसका HCF ज्ञात करो। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए बस एक फार्मूला याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट पहले आपके पास ऑप्शंस हैं। ये याद रखना कि जो HCF होता है वो छोटा होता है, जैसे 18 है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये डिवाइड दोनों को करेगा। एलसीएम जो होता है देखो 8300 या फिर वी है 8010 या 8316 या 5200। ठीक है, कितने बड़े बड़े हैं, तो कैसे ज्ञात करोगे, एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं, वो ध्यान रखना, फार्मूले से आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका फार्मूला है जो हमारा एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम वो बराबर होता है, जैसे आपका दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बट्टे में आपका जो चीज दिया हुआ है, जैसे हमारा क्या HCF दिया हुआ है तो बट्टे में HCF ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है तो HCF लिख देना। अगर हमें HCF ज्ञात करना होता तो यहाँ हम लोग HCF लिख देते, एलसीएम नीचे कर देते। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को जब आप समझोगे तभी अच्छा कर पाओगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जैसे आपका दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 252 और 594। तो 252 इंटू बच्चों 594, इसका मल्टीप्लाई कर दो, बट बट्टे में हमारा 18 है। ठीक है, बट्टे में 18 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और 18 से भाग दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आप लोगों का आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आएगा 8316। चाहे आप इसको गुणा करके भाग दे के देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है एलसीएम किसका, 252 एंड 594 का, जो हम लोग याद कर रहे थे ना, 252 और 594 का एलसीएम जो आएगा वो 8316 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो 8316 ऑप्शन है हमारे पास, 8316 सी वाला, ये सही है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी ज्यादा आसान लगा होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ध्यान से समझो। यहाँ हमारा है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव लिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं।
लिखा हुआ है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे, इनके अनेक हल होंगे। ऑप्शन आपका +-1 या +1 या -1 या डी 6। तो अब इसका आप लोग कैसे निकालोगे यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा आसान तरीका लगाओ कि इसके क्या है, अनेक हल होंगे। अगर भैया अनेक हल होंगे तो याद रखना कि जो हमारा a1 होगा, a1 बटे में जो a2 होगा वो बराबर होगा v1 अपान v2 के एंड बराबर होगा c1 अपान c2 के। ठीक है, a1 v1 c1 ये सब कहाँ है, ये हमारा जो समीकरण है ना, इसमें जो ये x है, देखो x का गुणांक k यानी कि हमारा a1 है, इसमें a2 x का गुणांक 1 है, 1 माना जाता है अगर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारा v1 इसके आगे 1 मान लिया जाएगा, यहाँ v2 k है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ 1 है, यहाँ k स्क्वायर है। तो आ जाओ हम लोग रखते हैं वैल्यू, a1 कितना है, a1। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, a1 जो है हमारा k है। ठीक है, एंड a2 हमारा 1 है, बराबर v1 हमारा 1 है, a2 हमारा k है। ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल है ना। तो ये दोनों अगर हमारा इक्वल है तो हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, k स्क्वायर बराबर 1 एंड k बराबर √1। ठीक है, तो k बराबर हमारा +-1, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली, +-1 के। ठीक है, बस हो गया। तो k हमारा क्या है, +-1, यही तो हमें याद करना था k का मान। तो k का मान हमारा भैया +-1 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + के बराबर 0 के मूल समान है। इनके जो मूल हैं वो समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है 12। तो k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए माय डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बट थोड़ा सा आसान लगेगा जब आपको फार्मूला पता होगा। फार्मूला जो आप लोग विक्टर का लगाओ, v² - 4ac, और यहाँ हमारा भैया क्या है, मूल समान है तो बराबर 0 लिख दो, d की वैल्यू 0 है बस। तो अब यहाँ से आपको पता है भाई समीकरण है 3x² - 6x + k बराबर 0। तो यहाँ से a जो है वो क्या है, वो 3 है, v जो है वो -6 है, c जो है वो 1 है। ठीक है, वैल्यू रखो, क्या है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारा v की वैल्यू भैया -6 है, इसको रख दो। ठीक है, नहीं c की वैल्यू हमारा k है ना, यहाँ c नहीं k है ना, ये k है। ठीक है, एंड यहाँ 4 है इंटू a जो है वो 3 है, c जो है वो k है बराबर 0। यहाँ आप जब 6 का वर्ग करोगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 12k हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से -12k बराबर ये इधर जाएगा -36 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कट कर दो, यहाँ से k बराबर 36/12 इक्वल टू हमें k की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 3 मिला। k की वैल्यू 3 मिली, तो यहाँ से k की वैल्यू तो ही हमें ज्ञात करनी थी। तो अगर 3 आया तो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस सॉरी इसमें नहीं, इसमें 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें k की वैल्यू कितनी मिली, 3, सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा चाहिए, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के सार्व अंतर होंगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, सार्व अंतर का मतलब आप जैसे आपका a2 - a1 कर दो, a2 - a1 कर दो। तो a2 में से यानी कि a2 में से 1 में से 2 घटाओगे, 3 घटाओगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर इसको मान लो तो a2 में से 3 में से -3 और +1 बराबर हमारा -2 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो माय डियर स्टूडेंट -2 आएगा। ये तो बहुत आसान है, ये तो सारे बच्चों को हलवा लगा होगा क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। बट कभी कभी आसान से क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी हार्ड भी लगते होंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आज देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। अगला देखो 6 नंबर, यदि हमारा 3 cos θ बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हमारे पास हैं भैया बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन। पहला
पहला हमारा 10 डिग्री है, दूसरा 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसको कैसे लगाओगे, बहुत आसान नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना, आसान लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो आपका 2 cos थीटा लिखा हुआ है, तो ये आप 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ cos 3 थीटा बराबर ये आपका 1/2 कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ cos 3 थीटा बराबर cos में हमारा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की। तो यहाँ से cos भैया जाएगा कट, क्योंकि दोनों साइड हैं, तो यहाँ से 3 थीटा जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, और थीटा की वैल्यू 60/3 हो जाएगा, और यहाँ से जो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगा, सॉरी 20 मिलेगा। कितना, 20। तो हमारा थीटा की वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 ऑप्शन में है ना, ये 20 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझना, लिखा हुआ है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर -4 तथा 10वां पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो प्रथम पद है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है -40, बी है 20, या फिर हमारा 28, या फिर हमारा 36। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको ज्ञात करना है, तो अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद, ठीक है, तो यहाँ हमारा लिख दो 10वां, हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो बराबर ए की वैल्यू ज्ञात करनी है प्लस, देखो 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो इसका 9 अंतर होगा। ठीक है, 9d हो जाएगा, क्योंकि हमें 10वां पद यानी कि हम क्या करेंगे, हमें ए ज्ञात करना है तो प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ए हमें ज्ञात करना है, यहाँ 10वां पद हमें कितना दे रखा है, -8 दे रखा है, ए हमें ज्ञात करना है प्लस 9 है, डी की वैल्यू हमारा -4 है। ठीक है, ये हमारा -8 है, ये बराबर ए है, प्लस हमारा 9 चौक 36। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 36, और ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या, -8 प्लस 36। तो देखो ये हमारा बड़ा चिन्ह है, तो ये हमारा ए की वैल्यू मिलेगा 28। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ए की वैल्यू जो है 28। ठीक है, 28 है ऑप्शन में, ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी जो है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ऑप्शन ए है 60, 16, 68, 47। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आसान तरीका है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारा श्रेणी तो दे ही रखा है, तो यहाँ से आपको ये तो पता है ए क्या है, डी क्या है, सब तो पता है ना। ए हमारा यहाँ पहला पद जो है वो 3 है। ठीक है, डी अगर आपको याद करना है तो A2 में से A1 घटा लो, 8 में से 3 घटा लो, हमें 5 मिल जाएगा। और हमें AN भी दे रखा है 78। ठीक है, ये पद, ठीक है, कौन सा पद। तो अब आप वैल्यू रख दो, देखो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, वहाँ आप लोग वैल्यू रख दो। देखो हमारा ए जो होता है वो प्लस होता है n-1 इंटू डी के, और बराबर हमारा an होता है, लेकिन हम 78 डायरेक्टली रख देते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें 3 दे रखा है, n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, -1 है, डी हमारा 5 है, बराबर 78। फिर यहाँ हमारा 3 है, प्लस 5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर 78। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखो इधर आप 5n रहने दो, बराबर 78। अब यहाँ से इतना घट जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, और -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ से n जो हो जाएगा वो बराबर 80। 80 में आप 5 से भाग दोगे, हमारा 16 पंचे 80, तो भैया वो होगा 16वां पद हमारा 78 होगा। क्या होगा, 16वां पद हमारा 78 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान है। इसमें लिखा हुआ है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, तो सर्वांगसम कहलाती हैं। समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां, तो वो हमारा क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां। जो एक जैसे होते हैं, आमाप चाहे हो या ना हो, लेकिन वो एक जैसे होते हैं, तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगला चित्र में, अब चित्र कहाँ है, मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ। ठीक है, चित्र देखो बहुत आसान है। एक त्रिभुज बनाओ, ये ठीक है, त्रिभुज बन गया। यहाँ से एक लंब दे दो, इसका नाम दे दो DEA
वी सी चित्र हो गया। ठीक है, अब देखो ये चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा चित्र मैंने बनाया है। चित्र में डी जो है लंब है वीसी, यदि एडी बराबर एक्स, एडी जो है वो एक्स के बराबर हो, एडी हमारा क्या है एक्स हो। ठीक है, एंड हमारा डीवी वो एक्स माइनस टू हो और ए ई एक्स प्लस टू हो, तथा ई सी हमारा एक्स माइनस वन है, तो एक्स का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखो मैं आपको बताता हूं, एडी समान अनुपात में, थेल्स का परिमेय लगाओ, एडी सॉरी, एडी अनुपात में आप लिखो डीवी, ए ई सी, थेल्स का परिमेय में ये अपान में होता है, ये अपान में होता है। वैल्यू रख दो, वैल्यू आपको दे रखा है, एडी हमारा एक्स है, एडी हमारा एक्स है, डीवी हमारा एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू, ये एक्स प्लस वन है और ये एक्स माइनस टू है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा x है तो वो ये x के गुणा होगा, x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 है, सॉरी ये हमारा 1 ही है, 1 ही है। ठीक है, ये हमारा 1 ही है, क्योंकि x देखो ये हमारा EC कितना दे रखा है, ये EC हमारा x माइनस वन दे रखा है और ये हमारा AE x प्लस टू दे रखा है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर एक्स स्क्वायर, ये वाला देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का एक्स से और ये माइनस टू प्लस टू से माइनस फोर हो जाएगा, और इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये हमारा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ एक्स की वैल्यू 4 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको 4 मिलेगा, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। अब इनके बीच की आपको दूरी निकालना है। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कहोगे कैसे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो बीच की दूरी निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद रखना, डी जो होता है वो बराबर होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये x1 है ये x2 है, ये हमारा दोनों y1 y2 दोनों जीरो हैं। ठीक है, तो y1 y2 ये हमारा दोनों जीरो माइनस जीरो है का स्क्वायर। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे, 17 का स्क्वायर, रूट हटाओगे स्क्वायर हट जाएगा, 17 मिलेगा, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। बीच की दूरी जो होगा वो हमारा 17 होगा। ठीक है, यानी कि 17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है यदि बिंदुओं जो है थीटा जो है -6,5 और r जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा P जो होगा वो a/3 और -4 a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन आपके पास है -4, -12 एंड 12 एंड -6। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। मध्य बिंदु का है ना, मध्य बिंदु का दे रखा है, तो मध्य बिंदु यानी कि x का निर्देशांक आप निकालो, x का निर्देशांक आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि x का ही निकालोगे, हमारा x नहीं तो a है, तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो वो x का निर्देशांक क्या होगा, x1 -6 प्लस x2। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, बटे में हमारा a/3 है ना, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, क्योंकि ये हमारा x दे रखा है ना, तो x का निर्देशांक की जगह हम a/ क्या रखेंगे, 3 है ना, 3, और बराबर ये हो जाएगा -8/4, ये सॉरी 2, ये कट जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा। -4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू हमारा -12 आएगा। तो a की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो -12 मिलेगा, तो a का मान हमें -12 मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया। देखो आसान है, कुछ है नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बिंदु जो है -3,4 के x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जो होता है हमारे डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। x अक्ष, देखो x अक्ष की दूरी ज्ञात करना है, तो x अक्ष की दूरी जो होती है वो होता है y का निर्देशांक। तो ये y का जो निर्देशांक है 4, वही x अक्ष की दूरी होती है, तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से समझो, अगर आपको x अक्ष की दूरी पूछे तो y का जो निर्देशांक होगा वही आपकी दूरी हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं है, आसान सा है। अगर आप इसको समझोगे तो आसान बहुत लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। बिंदुओं जो है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे,
देखो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है -2, 3, -2, 5, -2, 8 एंड 0, 2। तो इसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप x1 x2 ये वैल्यू पता कर लो बस। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र तो पता ही है, हमारा x1 + x2 बटे में 2 कर लो, तथा हमारा y1 जो है y1 + y2 बटे में 2 कर लो। x1 हमारा -2 है एंड ये -2 एंड -2 हो जाएगा बटे में 2 एंड कॉमा लगाओ, हमारा ये हो जाएगा 6 + 10 बटे में 2। ये हमारा हो जाएगा -4 बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा 16 बटे में 2। ये हमारा मिलेगा -2 और ये हमारा मिलेगा कितना, ये कॉमा लगाना, ठीक है, ये हमें 8 मिलेगा। तो ये जो हमें निर्देशांक मिलेगा वो -2, 8, ठीक है। तो -2, 8 हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 3 cot a = 4 तो sec a की मान होगा। sec a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर आपकी ये जो वैल्यू है ये निकल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो इसको सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो यहां लिखा हुआ है 3 cot a = 4। अब यहां से cot a हमें क्या मिलेगा, 4/3, 4/3 मिल जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/10 cot a को, ये हमारा 4/3 हो जाएगा। और एक बात और, अगर हम इसको ऊपर करें tan a को, तो ये हमारा जो 4/3 है 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब sec की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो अब हम tan में जब बदल दिए तो sec a की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, sec a जो बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a का रूट होता है, बस वैल्यू रख दो tan a का। sec a जो होगा वो बराबर होगा, देखो 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको sec a की वैल्यू निकल आएगी। sec a की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट में हो जाएगा 25/4 और 25/4 जो होता है वो 5/4 के होता है। 5/4 हमारा वैल्यू हो जाएगा, 5/4 ऑप्शन में होगा जरूर। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 5/4। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ यदि 2 cos cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ। तो इसको ज्ञात करने के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो क्या करना है। देखो यहाँ हमारा 2 लिखा हुआ है, cos 3 थीटा बराबर 1, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1 है ना बराबर, तो यहां से हमारा हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और हमेशा याद रखना क्या, कि यहाँ जो cos 3 थीटा है, अब देखो 1/2 जो होता है cos में, वो होता है किसकी वैल्यू, cos में 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की। cos से cot को भैया खत्म करो और 3 थीटा हमारा बचेगा 60 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू 60/3, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 20 डिग्री। 20 डिग्री हमें मिल गया, बस आसान सा क्वेश्चन है, 20 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, वैल्यू पता होना चाहिए बस। देखो यहां आपको वैल्यू पता होना चाहिए, tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होगा तो आप ज्ञात कर सकते हो। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहां मैंने 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 रख दिया, बटे में हमारा 1 है, 1 + 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया तो यहाँ हमारा 2 and √3, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमें ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे √3 का तो 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3। इसका मल्टीप्लाई बाहर का अंदर से, तो ये हमारा 2/√3 इंटू ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 और √3 हो जाएगा, √3 से कट जाएगा, ये √3/2 मिल जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, चारों में से, sin 60 डिग्री की ना, तो यहाँ से sin 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होता है। तो चारों में से हमारा कौन सा सही है, sin 60 डिग्री, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 समझना माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को देखो, यदि साइन ए बराबर है 4/5 तो tan a का मान होगा। यदि साइन ए जो है बराबर है हमारा 4/5 तो tan a की वैल्यू क्या होगी। पहले आप क्या करो कि साइन ए जो है वो बराबर किसके है, वो हमारा 4/5 के है। तो साइन ए जो होगा अगर इतना है तो cos a आप ज्ञात कर लो। cos a ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला पे वैल्यू रखना, आपको आ जाएगा। cos a जो होगा वो बराबर होगा, वैल्यू रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ आप साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन की वैल्यू रख देना, आपको कॉस मिल जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे कॉस ए की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपको कितना मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 3/5। अगर आपने साइन ए कॉस ए की वैल्यू पता कर ली तो tan ए की वैल्यू तो यार बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। tan ए का जो होता है वो sin/cos होता है, sin/cos ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारा 4/5 और इसकी वैल्यू कितनी है 3/5। 5 से 5 गए और यहाँ से बचा हमारा 4/3, यही हमारा हो जाएगा tan ए की वैल्यू। ठीक है, 4/3 हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर सेक थीटा 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या करना है, सेक ए जो है सेक थीटा अगर आपकी इसकी वैल्यू 2 है तो सेक में हमारा 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू। सेक से सेक आपका कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सेक से सेक आप काटोगे तो आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिलेगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। यहाँ से उन्नयन कोण ज्ञात करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, देखो इसको आपको ज्ञात करने के लिए मैं आपको फिगर बना दूं, बट फिगर को आप समझ लेना। देखो, और मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिगर में आपको बना देता हूँ। देखो फिगर में क्या है, कुछ है नहीं, ये हमारा मीनार है। एक मीनार आप ऐसे बना लो, मान लो, और यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 20√3 है। मीनार हमारा 20 मीटर है। यहाँ से हमारा ये मिला दो और ये हमारा थीटा कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ AVNC मान लो, बस वैल्यू रखो tan थीटा का। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब यानी कि VC बटे में आधार AV। तो यहाँ से हमारा tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, tan थीटा की वैल्यू निकालना है, tan थीटा की नहीं। ठीक है, तो 20/20√3, 20 से 20 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 मिल गया। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। बस 30 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। देखो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भैया एक रेखाखंड जिसके अत्यंत हमारा अन्यतः बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती हैं। भाई वो हमारा क्या कहलाती है, वो एक जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। एक रेखाखंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उससे अगर आप देखोगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी की सुई मिनट की सुई से 8 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिज्या है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में यानी कि 5 मिनट यानी कि आपका 360 होता है। 5 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। और चलो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले आप देखो, आपके पास वैल्यू है πr² 60 डिग्री, 2πr एंड πr² 12 एंड हमारा 2πr/60। देखो ध्यान से समझना, हमारा 5 मिनट में देखो आपका कितना है, हमारा 1 मिनट में अगर देखो, अगर सुई जो है वो एक, जैसे मिनट की सुई जो होता है 1 घंटे में 60 मिनट पूरा चक्कर लगाती है, और मिनट की सुई जो है 1 मिनट में बात की जाए तो 1/60 चक्कर लगाएगी। ठीक है, अब देखो 5 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, 1/60 है तो इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 1/12 चक्कर यानी कि 1/12 चक्कर। त्रिज्या आपको पता है, तो भैया आप क्या रह गया, पाई लिखो, r² लिखो, बटे में 12 लिख दो, क्योंकि यहाँ हमें यही रख देना है बस। 12 हमारा हो जाएगा, πr² बटे में 12 हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन, एक समान त्रिज्या के आर दो अर्धगोले हैं, ध्यान रखना दो अर्धगोला है, को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तब बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तब जो हमारा नया ठोस बनेगा यानी कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा, देखो दो अर्धगोला है, एक होता 2 पाई आर स्क्वायर, दो अर्धगोले हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ठोस के एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित किया गया है तो नई आकृति का आयतन होगा। भाई एक ठोस को दूसरे में बनाया गया, ना कि उसमें से कुछ निकाला गया है ना बढ़ाया गया है, तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, पहले के समान रहेगा, उतना ही है जितना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक बड़ा सा घन गोला काटकर निकाल लिया गया है तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखो गोले का आयतन कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले ये समझो, गोले का व्यास जो होता है वो बराबर होता है। देखो गोले का व्यास अगर बात की जाए, ध्यान से समझना, गोले का व्यास, व्यास का मतलब होता है वो बराबर होता है घन की भुजा, और घन की भुजा हमारा 7 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर त्रिज्या बात की जाए तो गोले की त्रिज्या, अब अगर आपको व्यास पता है तो आधा कर लो, यानी कि 7/2 हो जाएगा, बस हो गया। अब गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है ना, गोले का आयतन, तो यहाँ फार्मूला लगाओ बस, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर इस क्यूब, आयतन है ना तो क्यूब लगाना है, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारा 3.14 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 7/2। इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा कितना, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लेना, यहाँ 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बस यहाँ से 2 से 1 बचेगा 2, ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा काट देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, 1 से 15 तक की आपको संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। 1 से 15 तक की सम या विषम कौन सी संख्या का ज्ञात करना है, ये तो पता होना चाहिए ना। देखो हमें सम संख्या है ना, सम संख्या, या बीच में लिख देना सम संख्याओं का, ठीक है, क्योंकि सम या विषम तो पता होगा तभी तो हम याद करेंगे। तो सम संख्याएं आपको पता है 1 से 15 तक के बीच में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस, क्या पूरा लिख डालोगे, बटे में 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप काउंट करोगे तो हमारा कितना मिलेगा 56 बटे में 7, डिवाइड करोगे हमें कितना मिलेगा 8 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। वैसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 3 आप इधर ले लो, 3 आप इधर ले लो, बीच में क्या बचा 8, तो यही तो हमारा समांतर माध्य हो जाता है, बीच में जो होता है वही समांतर माध्य होता है। वैसे भी आपको पता चल ही गया, ठीक है। 28, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सी है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, मानक विचलन है। तो वो हमारा जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन है, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। लिखा हुआ यदि किसी बारंबारता का बंटन माध्य हमारा 20.5 है तब आपका माध्यिका 20 है, तो बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक आप कैसे ज्ञात करोगे, ये आपको मैं एक फार्मूला बताया था, शायद आपको याद नहीं होगा जब मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था, तो अभी नहीं याद है तो अब याद कर लो। एक फार्मूला क्या है, बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। वैल्यू रखो मिल जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, तब तो बहुत आसान है। देखो हमारा 3 है, माध्यिका आपको कितनी दे रखी है 20 ना, यहाँ 20 रख दो, -2 इंटू समांतर माध्य, समांतर माध्य है 20.5, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हमारा 40 1 41 हो जाएगा, बराबर हमारा 19 मिलेगा। बहुलक 19 हमारा आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रयोग की
सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग होता है। किसी प्रयोग की अगर सभी प्रारंभिक तो वो 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे 30 मैथ के MCQ यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका 20 मार्क्स फिक्स है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा, देख सको। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, जब से NCERT बुक आया है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि सिद्ध कीजिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से आपका आता है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 या √7, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एक समझ जाओगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप सारा कर दोगे, बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये करना है कि ये आपका अपरिमेय है ना, तो सबसे पहले आपको इसका उल्टा मान लेना है। हल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है माना जो हमारा √5 है, √5 वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप इसको क्या मानोगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपने √5 को एक परिमेय संख्या माना है तो वी नो डेट हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होता है यानी कि √5 एक परिमेय हो गया, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम A/V के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, P/Q A/V। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखो, यहाँ आपका जहां हमारा A और V क्या है, जहां A और V जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जो इसका मतलब HCF होता है वो ओनली 1 होता है, बट ये जो हर है यानी कि V है, V इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसका जो हर है यानी कि जो आपका अंश और हर यानी कि V जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये हमारा पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो √5 का आप स्क्वायर कर लो और बराबर A/V का आप स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर हो गया ना, तो √5 का जो होगा वो 5 हो जाएगा, A² हो जाएगा /V²। अब हम B² को इधर ले सकते हैं और ये जो आपका A² है इसके बट्टे में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप समझ जाओ। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब यहां देखो, अगर ये 5 जो है A² को विभाजित करता है, मतलब ये जो 5 नीचे है ये अगर A² को विभाजित करता है, ध्यान से समझना, ये हमारा एक परिमेय है। अगर 5 जो है A² को क्या करता है, विभाजित करता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, तो भैया A जो है मतलब 5 जो है वो A को भी विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर को करता है तो A को भी विभाजित करेगा। इतना आप लोग ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेगा, बस इतना तो आपको समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो एक बात याद रखना, तब हम एक काम करेंगे, तब हम जो A है A को हम 5m के बराबर मान लेंगे। मैंने 5m ही क्यों माना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम इसे 2m भी मान सकते थे, 3m भी मान सकते थे। इसको आप देखो, अगर आपका √5 सिद्ध करने के लिए आए तो A बराबर आप 5m मानना, अगर आपका √2 सिद्ध करने के लिए आए तो A बराबर आप 2m मानना। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये नहीं ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं m क्या है, m कोई पूर्णांक हमारा है। ठीक है, m कोई पूर्णांक है। अब देखो, अब आप लोगों का क्या करेंगे, यहां हमारा समीकरण A में यानी कि फर्स्ट में A की वैल्यू आप रख दो, यानी कि V² बराबर A की वैल्यू 5m², A के स्थान पर 5m रख दो, स्क्वायर कर लो और बटे में 5, B² बराबर 25m² बटे में 5, 5 से 5 25 कट जाएगा, तो यहाँ B² बराबर हमारा मिलेगा 5m²। अब m² हम इधर कर लेंगे और 5 बटे V² यानी कि सॉरी V² आपका है ना, तो V² ऊपर रहेगा, ये 5 नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है।
अब देखो, अब एक काम और करना है, जैसे हमने यहां लिखा था 5a² को विभाजित करता है, वैसे ही 5 जो है v² को विभाजित करता है, तो 5v को भी विभाजित करेगा। सेम चीज लिखना है कि 5 जो है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 जो है v² को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है, तो 5 जो है v को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। देखो, अगर हमारा ये जो है एक परिमेय संख्या होती, तो परिमेय संख्या का मतलब जिसका HCF ओनली 1 होता है, बट यहां उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का 5 है। 5 का मतलब 1 से बहुत ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारा ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे यहां हम लोग क्या करेंगे, इसको आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से समझो। देखो, मैंने यहां समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है। फर्स्ट तो ऑलरेडी आपने दे रखा है, सेकंड। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्यों? क्योंकि दोनों में 5 से डिवाइड होता है, दोनों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु यह तथ्य का विरोधाभास करता है, a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमारा अगर परिमेय संख्या होती है तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका ओनली 1 HCF होता है, तो अतः यह परिकल्पना हमारी गलत है, और इससे हमारा सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात याद रखना कि हमारा जो √5 होता है वो अपरिमेय ही होता है, 3 भी अपरिमेय, 2 भी अपरिमेय, 7 भी अपरिमेय, ये सब ऑलरेडी आपको पता है कि भाई ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध इसलिए करना पड़ता है कि आपकी बुक में है तभी करते हैं, वरना आपको तो ऐसे भी पता है ये एक अपरिमेय है। तो देखो, अगर आपका √5 आया तो मैंने क्या रखा, 5 कर दिया। 2 आता तो जहां √5 है वहां 2 कर देते, 3 आता जहां √5 है वहां 3 कर देते। बस यहां केवल क्या करना है, 2 आए तो 2m मानना है, 3 आए तो 3m, और 4 आए तो 4m। नहीं, 4 नहीं आएगा, ठीक है, विषम संख्याएं आती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2023 पेपर में आया हुआ एनसीईआरटी का और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। कह रहा है कि यदि हम अंश में से 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें और यह अगर हर में ही केवल 1 जोड़ दो तो यह 1/2 में हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मान लो, माना अंश हमारा x है और हर हमारा y है, तभी आपका एक भिन्न तैयार होगा। तो यहां हल में समझो, माना जो हमारा अंश है, ठीक है, भिन्न का अंश को मैंने x माना है तथा हर हमारा हर y है। अगर भैया आपको अंश और हर पता चल गया तो भिन्न आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होता है, तो x बटे y हो गया, ठीक है, ये हमारा भिन्न हो गया। अब भिन्न तो आपको इतना पता चल ही गया, अब आपको क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। यदि हम क्या करें, देखो इसमें कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब हम पहला समीकरण बनाएंगे। अगर हम क्या करें, प्रश्नानुसार आप समझो, प्रश्न के अनुसार आप समझो, प्रश्नानुसार मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। देखो ये हमारा अंश है, अंश में हम 1 जोड़ दें, मतलब अंश में मैंने 1 जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, और हर में से मैंने 1 घटा लिया, मतलब हर हमारा y है, y में से मैंने 1 घटा लिया। डायरेक्टली समझो यार, शॉर्ट में, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग उसमें लिखो ना, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा। तो हमारा भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि ये बराबर हमारा 1 हो जाता है। बस क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमारा x + y हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो 1 मान के, तो y - 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x - y हो जाएगा। ये देखो x, देखो इधर हमारा प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है, और ये जो है हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा 1 है, y नहीं 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने अंश में 1 जोड़ा है, y थोड़ी जोड़ा है।
तो हमारा x प्लस वाई और y माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा x है और ये इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा और बराबर हमारा ये क्या है माइनस वन है। ठीक है, ये हमारा माइनस वन है और ये हमारा इधर एक है। ठीक है, तो ये माइनस वन और ये इधर से जाएगा माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस टू। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर ये हमारा y है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस टू। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। x बराबर हमारा y माइनस टू हो गया। ठीक है, अब ये हमारा पहला प्रश्न अनुसार। अब दूसरा शर्त आप समझो, दूसरा शर्त जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, इससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। देखो अब कह रहा है तो भिन्न एक मतलब यदि हर में हम एक जोड़ दें तो यह हमारा 1/2 हो जाता है। मतलब इसका कहना है कि अगर हम भिन्न में x बटे वाई यानी कि भिन्न में हम क्या करें, हर में, केवल हर में एक जोड़ दें तो ये हमारा 1/2 में बदल जाती है, यानी कि 2x हो जाएगा बराबर y प्लस 1 हो जाएगा। 2x और यह हमारा y प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे। सबसे पहले देखो डायरेक्टली आप ये समीकरण एक का जो x की वैल्यू है समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण एक यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर डायरेक्टली आप रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x का मान रख दो तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा देखो 2 है और x की वैल्यू हमारा कितना है y माइनस टू। ठीक है, समझ में आया। और यहां से y है हमारा, y है और प्लस 1। यहां से हमारा हो जाएगा 2y बराबर -4 बराबर y प्लस 1। और यहां से हमारा ये इधर आएगा तो 2y इधर माइनस और इधर 1 और इधर ये 4 प्लस में है, माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये y बराबर हमारा कितना मिला 5, y बराबर हमारा 5 मिला। ठीक है, तो y की वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी मिली 5 मिला। ठीक है, तो 5 अगर आपको y की वैल्यू मिली है तो y का मान आप समीकरण एक में रख दो, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक आपका कहाँ है, देखो ये x बराबर y माइनस टू। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू हमें 5 मिला है तो यहाँ x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर 2, सॉरी नहीं ये 2 है ना तो 3। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 है ना। अब देखो x की वैल्यू हमें कितना मिला 3 और y की वैल्यू 5, तो अब हमें भिन्न ज्ञात करना था ना, तो भिन्न हमारा क्या होता है, भिन्न बराबर x बटे वाई, और x की वैल्यू हमें मिला है 3 और y की वैल्यू हमें मिला है 5, तो भिन्न हमें 3/5 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, कुछ है नहीं, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप रखते चले जाओ वैल्यू को। जैसे मैंने अंश में एक जोड़ा, हर में से एक घटाया तो 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ मैंने हर में एक जोड़ा तो 1/2 के बराबर हो गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस रखने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर देखोगे कितनी बार आया हुआ है तो आप कहोगे सर इस बार भी आएगा। ये हमारा जो है वो NCERT का भी है, ध्यान रखना। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है एंड 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। लिखा है निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो वैल्यू है, मूल जो होता है वो ज्ञात करना है। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/13। बट यहाँ जो x की वैल्यू है वो -4 और 7 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, इसका करोगे तो ये 1 से होगा तो x - 7 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका करोगे तो ये हमारा -20 में है तो ये x + 4 ही हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप नीचे कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा x एंड +4, इसका मल्टीप्लाई कराओगे एंड x - 7 का।
बराबर हमारा 11/13। देखो सॉल्व करना आसान है, एक सीक्वेंस में सॉल्व करो। देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां से x हमारा है, ये -7 है, ये हमारा -x है और ये हमारा -4 है, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। और बटे में देखो ये हमारा x² हो जाएगा x से, और हमारा 7x हो जाएगा और प्लस हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा -28। ठीक है, 11/13। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से हमारा क्या है कि ये x और x प्लस में है माइनस में है, तो ये हो जाएंगे खत्म और ये हमारा हो जाएगा -11 और बटे में हमारा x² और ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा घटेगा ना, क्योंकि ये माइनस है आगे, तो ये हो जाएगा 7x में से 4x जाएगा, 3x बचेगा और यहां से हमारा ये क्या आएगा, ये हमारा -28 है बटे में 11/13। अब एक बात देखो, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दूं तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा अपान x² -3x और -28 और बटे में 1/13, क्योंकि भाई मैंने भाग दे दिया। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस में है 11, तो यहाँ बगल में लिख दो कि दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, ताकि एग्जामिनर को पता भी चले ना कैसे आया। अब क्रॉस करा लो, ये हमारा -13 हो जाएगा बराबर x² -3x -28। अब देखो अगर हम x² -3x -28 इसको इस टाइप पर छांतर करोगे तो 30 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा। x² -3x और ये घटेगा तो +2 हो जाएगा बराबर 0। अब तो हो गया बहुत आसान। ठीक है, जोड़ने घटाने पर 3, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा और गुणा करोगे तो हमारा 2 हो जाएगा, तो हो गया बस। तो x² -2x -x +2 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे, x -2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, x -2 हो जाएगा बराबर 0। एक बात याद रखना कि ये जो बीच में है दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारा x -2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x -1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। x -2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 2 मिलेगा और यहाँ से हम x -1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर 1 मिलेगा। हो गया, एक वैल्यू जो हमें मिली वो 1 मिला और एक वैल्यू हमें 2 मिला, तो x के दो हमारे मूल हैं, वो क्या है 1 और 2। तो समीकरण के जो मूल हैं, ठीक है, इसमें आपको कुछ हार्ड लगा कि नहीं लगा? हार्ड तो नहीं लगा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आता है तो बहुत आसान लगा होगा। समीकरण का मूल हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, बस हो गया आंसर। तो ये देखो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से कराना है, इसमें कोई गलती ना हो तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी में 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। समांतर श्रेणी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जो चीजें आपको दे रखी हैं उसको थोड़ा सा लिख लो। देखो हमारा जो दिया गया श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी, हल में समझो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जितने भी हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, मैथ के इंपॉर्टेंट दी गई समांतर श्रेणी क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारा 9 है, एक 17 है, एक 28 है, सॉरी 25 है। ये हमारा समांतर श्रेणी दे रखा है। अब यहां से अगर हम a बात करें तो a इसमें क्या है, प्रथम पद जो है वो हमारा a है, 9 हो गया। d कैसे निकालोगे, d आप a2 में से a1 को माइनस कर दो, 17 में से 9 घटा लो तो ये हमें 8 मिल जाएगा बस। और यनवा पद हमें ज्ञात करना है, तो माना जो पद है यानी कि पदों की संख्या वो हमारा n है और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तब हमें Sn भी पता है ना,
एस एन हमारा कितना है, एस एन, तब हमारा एस एन मतलब योगफल 636 है, 636 है। तो अब आप लोग एक फार्मूला लिखोगे, एस एन बराबर, एस एन हमारा, एस एन तो ऑलरेडी पता है, तो एस एन जो होता है वो बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बस इसी पर आप लोग रख दो फार्मूले पर। देखो एस एन हमारा है 636, एन हमें ज्ञात करना है बटे में 2, और 2 हमारा और ए हमारा 9 है, प्लस एन हमें पता नहीं है, इसको ज्ञात करना है, डी हमारा 8 है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप इस पे कोई फोकस मत करना, इसको आप ऐसे रखा रहने दो। ठीक है, पहले आप आगे आओ, n/2 ये हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 हो गया ना, और यहाँ 8 का हमारा n से मल्टीप्लाई होगा, 8n हो जाएगा, और यहाँ -8 हो जाएगा। ये आप ऐसे लिखते रहो ताकि छूटे ना पीछे, वरना n जो है वो बटे में 2, और यहाँ से हमारा 18 है ही। ठीक है, या फिर इसे आप पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर इस साइड ही रहेगा। तो अभी हम लोग उस साइड कर देंगे। देखो 18 में से हमारा 10 8 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो 8n और ये हमारा +10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे n/2, ठीक है, और यहाँ से 8n + 10 बटे में हमारा 636। ठीक है, 636 है। अब देखो इसको हम 2 से, इसको 4 हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 4n, और ये हमारा कट होके 5 हो जाएगा, यानी कि ये गुणा होगा तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे 4n² हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा बराबर 636। यहाँ से 4n² प्लस 5n, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा -636 बराबर 0। अब देखो यहां से एक थोड़ा सा हार्ड आपको समीकरण मिलेगा कि जोड़ने घटाने पर 5 और गुणा करने पर हमारा 636 आना चाहिए। तो ये कैसे बनाओगे? ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना कि हमारा जैसे 53 है, 53, ठीक है, 53 में से आप -48 करोगे तो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 636 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा 4n² प्लस 53n हो जाएगा और -48n हो जाएगा, और यहाँ से -636 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग एक ब्रैकेट में n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4n हो जाएगा प्लस 53 हो जाएगा, और यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे तो -12, तो यहाँ से 12 चौक 48 n, और फिर इसका माइनस करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हमें n-12 मिलेगा, और यहाँ से 4n प्लस 53 मिलेगा बराबर 0। तो यहाँ से n-12 बराबर 0 रखोगे तो n की वैल्यू हमें 12 मिलेगा। एक वैल्यू तो हमें कितनी मिली 12 यानी कि 12, और एक हमारा मिलेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से 4n बराबर -53 हो जाएगा, और n बराबर हमारा हो जाएगा -53 बटे में 4। ये माइनस में वैल्यू है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम धनात्मक लेंगे, परंतु तो हम लोग धनात्मक वाला लेंगे जो हमारा n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः जो हमें n जो बदलेगा वो बराबर 12 मिलेगा। बस आंसर। देखो हमें कितने पद ही ज्ञात करने थे ना, तो पद की संख्या हमें 12 मिल गया, बस इतने पद होंगे। तो देख लो, इस समांतर श्रेणी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी का है, 2023 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। देखो, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर के एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले भूमि से एक बिंदु P जो कि एक 10 मीटर का है, ठीक है। तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक जैसे भूमि से एक बिंदु लेंगे जिसका P है, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले देखो एक हम लोग लेते हैं भवन, ठीक है, ये भवन हो गया। भवन जो है वो A और B, ठीक है, यहां तक हम लोग भवन मानते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं मानेंगे क्योंकि अभी हमें एक ध्वज भी लेना है। तो A और B, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। अब देखो यहां हम लोग एक लाइन लेंगे और यहां हम लोग P मान लेंगे और यहां से इसे मिला देंगे, ठीक है, यहां से मिला दिया। तो ये जो है इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, ये हमारा समझ लो एक ध्वज है, ठीक है, ये हमारा ध्वज है, लहराया गया है, ठीक है। और P बिंदु, जो P बिंदु है, P बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ध्वज दंड जो है ये, इसका जो है यहां से यहां तक P तक, ये वाला, ये हमारा 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई, जो हमारा ये ध्वज दंड है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एंड बिंदु P से जो भवन की दूरी, बिंदु P से जो है यहां से यहां तक भवन की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप मान लो, माना AV जो है हमारा भवन है, ठीक है, AV क्या है? एक भवन है। तो AV हमारा एक भवन है, ठीक है, जो 10 मीटर का है। और VD उस पर लगा ध्वज है। तो यहाँ B है हमारा और इसको D मान लो, ठीक है। VD उस पर लगा ध्वज है और P दिया हुआ है प्रश्नानुसार APD बराबर 45 डिग्री। देखो A है एंड हमारा P है एंड D है, ये हमारा पूरा 45 डिग्री है। तथा APV, A है, P है, V है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तब हमारा समकोण त्रिभुज हमारा PAV में, तो PAV जो है वो हमारा P है, देखो यहाँ P है, A है और V है। इसमें हमारा ये दिया हुआ है लंब, ठीक है, तो लंब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आधार ले लेंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan 30 डिग्री लेंगे ना, क्योंकि 30 डिग्री वाला हम लोग ले रहे हैं, बराबर लंब यानी कि AV और बटे में आधार यानी कि A, लंब बटे आधार यानी कि AP, A एंड P, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब वैल्यू रख दो। देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? tan 30 डिग्री की √3। और यहाँ हमें भवन का लंबाई जो है वो 10 मीटर, यानी कि ये हमारा 10 मीटर है। और AP हमारा क्या है वो हमें नहीं पता है, यानी कि AP। तो AP जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा 10√3, ये हमें मिल गया AP हमें मिला 10√3। अर्थात P से जो हमारा भवन की दूरी भी पूछ रहा था ना, मतलब P से भवन की दूरी तो इतना ही है, P से भवन की दूरी ये, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं अर्थात P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी जो है वो कितना है? 10√3 ये मीटर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, इसको आप वैल्यू रखो, 10 × √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 17.32 मीटर, ये हमें मिल गया, ठीक है। बट अभी हमें एक और ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ये, इसको हम x मान लेंगे ताकि हम वैल्यू निकाल सकें ध्वज दंड की, ठीक है। तो ध्वज दंड यानी कि हमारा DP यानी कि V है और D है, ठीक है, इसको हम लोग x मान लेंगे। तो यहां अब हम लोग आगे लिखेंगे, माना पुनः माना, मान लिया ना क्या, DV बराबर x मीटर, ठीक है। और हमारा A है, देखो A है एंड हमारा D, A और D। तो हमारा ये तो 10 है और प्लस x जोड़ दोगे तो यहाँ A एंड D जो होगा वो 10 + x मीटर होगा, ठीक है। अब tan वाला फार्मूला लगाओ, tan 45 डिग्री है ना पूरे का, तो tan 45 डिग्री A यानी कि लंब हमारा AD और बटे में आधार PA या फिर AP, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा 10 + x हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 10 + x और 10 एंड √3
और यहाँ से हम क्या करेंगे 10x बराबर 10 प्लस एक्स बराबर 10√3 और यहाँ से x बराबर 10√3 एंड -10। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया तो हमारा √3 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो। देखो 10 और ये हमारा हो जाएगा 7.32 मीटर आंसर। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, इतना मीटर का है ध्वजदंड, 7.32 मीटर का ध्वजदंड है। ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।